यूज होंगे उसमें आपका एक परक्लोरिक एसिड, पाराटूलिन सल्फोनिक एसिड, 2,4 डाइनाइट्रो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो ये टाइट्रेट यानी कि इनका स्टैंडर्ड सॉल्यूशन आप यूज करेंगे जो आपका कंसंट्रेशन मेनली नोन होगा, और उस कंसंट्रेशन से आप कोई वीक बेस के या वीक बेस के सॉल्ट का आप एनालिसिस करेंगे या उसका अमाउंट को आप कंफर्म करेंगे। तो ये नॉन एक्वस टाइट्रेशन का सबसे फर्स्ट एप्लीकेशन जिसमें दीपक ने शेयर किया आपका स्लाइड, सबसे पहला एग्जांपल है सोडियम बेंजुएट। अब आप इसका सॉल्ट फॉर्म को समझिए। बेंजुएट सबसे पहले आपका ये रहा होगा बेंजुइक एसिड, जैसे मान लीजिए C6H5COOH बेंजुइक एसिड। ये आपका एक्सट्रीमली वीक एसिड है। इसको आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट फॉर्म बना दिए आपका सोडियम बेंजुएट। अब इस सॉल्ट फॉर्म में इसको हम एक स्ट्रॉन्ग एसिड जो परक्लोरिक एसिड है उससे टाइट्रेट करा के आप एनालिसिस करेंगे, उसके क्वांटिटी को फाइंड आउट करेंगे। अब इसके टाइट्रेशन प्रोसीजर्स जो नीचे लिखा हुआ है आप जूम करके देख सकते हैं अपने मोबाइल पे प्रोसीजर्स, इसको स्टेप बाय स्टेप क्लियर किया हुआ है। तो पहले आपको हम वर्बली इसमें बता देते हैं कि इस स्टेप में होगा कैसे कैसे। सबसे पहले एक परक्लोरिक एसिड का सॉल्यूशन बनाया जाएगा, उसका स्ट्रेंथ आप चाहे 0.1 रखें, 0.5 रखें, 0.2 रखें, जो भी स्ट्रेंथ रखें वो कंसंट्रेशन नोन होगा। उसके बाद आपका जो सोडियम बेंजुएट जो वीक एसिड है, बेंजुइक एसिड जो वीक एसिड है, उसको आप सॉल्ट फॉर्म में सोडियम बेंजुएट के रूप में लिए। अब उसको आप एनालिसिस यानी कि उसी क्वांटिटी को निकालेंगे। सबसे पहले कि आपको 0.1 नॉर्मल सॉल्यूशंस जो परक्लोरिक एसिड्स बनाना है वो कैसे बनाना है और उसको स्टैंडर्डाइज करने कैसे करना है। तो इस टाइट्रेशन में आप देखेंगे 3 स्टेप आएगा। सबसे पहला स्टेप होगा प्रिपरेशन ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस, सेकंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ सॉल्यूशंस, और थर्ड आपका उनका एप्लीकेशन जिसको आप एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो ये आपका सबसे पहले 0.1 जो नॉर्मल बनाएंगे, आप नॉर्मल से सबसे डिफिनेशंस में जाएंगे कि नॉर्मलिटी का डिफिनेशंस क्या है। तो नॉर्मलिटी का आपको पता है कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन 1000 ml। तो जो परक्लोरिक एसिड आपका लैब में प्रोवाइड किया जा रहा है आप उसी से ही 0.1 बनाएंगे। तो एक आपके पास मेथड एक ये है कि आप उस कंटेनर्स के ऊपर जो लेबल लगा हुआ है उसका डेंसिटी को देखें, उससे आप अमाउंट निकाल लें कि कितना आपका अमाउंट है। उस चीज से आप निकाल सकते हैं कि इसका नॉर्मलिटी कैसे निकाला जा सकता है। तो जैसे आपका 0.1 जो बनाया है इसमें आपका लिखा है डिजोल्व 8.5 ml of 72% perchloric acid in about 900 ml glacial acetic acid। आप एक चीज देख रहे हैं यहाँ पर, जो परक्लोरिक एसिड का हम सॉल्यूशंस बना रहे हैं वो एसिटिक एसिड में बना रहे हैं, वाटर नहीं यूज कर रहे हैं। ये नॉन एक्वस टाइट्रेशन है, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि हम यहाँ पर ग्लेशियल एसिटिक एसिड का एज ए सॉल्वेंट हम यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको कह रहा है कि जो आपके पास परक्लोरिक एसिड्स का कंटेनर है लैब में वो आपका 72% वेट बाय वॉल्यूम होता है, उसमें से 8.5 ले लीजिए ml और उनको आप 900 ml ग्लेशियल एसिटिक एसिड में ऐड कर दीजिए विथ कांस्टेंट स्टेरिंग, मतलब आप मिक्स कर कर करके उसको ऐड 30 ml एसिटिक एनहाइड्राइड। अब आपका नेक्स्ट रीजन होगा कि इसमें एसिटिक एनहाइड्राइड क्यों मिलाएंगे सर, कि एसिटिक एसिड तो ठीक है एज ए सॉल्वेंट यूज किए, लेकिन व्हाट इज द यूज ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड का क्या यूज है। एसिटिक एनहाइड्राइड यहाँ पर यूज करने का पर्पस ये है कि आपका एसिटिक एसिड और जो परक्लोरिक एसिड है इसमें अगर कुछ भी परसेंटेज मान लीजिए 0.1% भी मॉइस्चर है, H2 है, तो एसिटिक एनहाइड्राइड उस मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि आप एसिटिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला लिखेंगे, इसका फॉर्मूला होता है CH3CO होल 2O।
से भी कोई भी सोर्स से प्रिपरेशंस ऑफ सॉल्यूशंस में वाटर मॉलिक्यूल आ गया H2O, तो उस H2O को वो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। ये रीजन है एसिटिक एनहाइड्राइड को यूज करने का। ये सब रीजंस को आप अच्छे से सुनिए और इसका पता होना चाहिए, रिएक्शंस वाइज आपको पता होना चाहिए। तो जैसे आपको ये कह रहा है कि 0.1 बनाने के लिए 8.5 ml जो आपका परक्लोरिक एसिड लैब में आता है उसमें से ले लीजिए, 900 ml एसिटिक एसिड में ऐड कर दीजिए, फिर आप 30 ml एसिटिक एनहाइड्राइड इसमें मिक्स कर दीजिए। अब आप टोटल को वॉल्यूम को काउंट कीजिए, 900 प्लस 30 प्लस 8.5 सबको ऐड कर दिए और 1000 से माइनस कर दीजिए। जितना रेस्ट वॉल्यूम बचा उस रेस्ट वॉल्यूम एसिटिक एसिड आप उसमें ऐड कर दीजिए। टोटल वॉल्यूम आपका हो गया 1000 ml। तो यहाँ लिखा है आपका ऐड 30 ml एसिटिक एनहाइड्राइड and make up the volume 1000 ml with glacial acetic acid and keep the mixture for 24 hours। इसको आप 24 घंटे पहले बना के रख दीजिए। अब जैसे नीचे इसका रीजंस लिखा है, एसिटिक एनहाइड्राइड एब्जॉर्ब all the water from perchloric acid and glacial acetic acid and renders the solution virtually anhydrous। यानी कि इसको यूज करने का रीजंस आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि हम इसको इसलिए यूज करते हैं कि सॉल्यूशंस को कंप्लीटली एनहाइड्रस यानी कि विदाउट वाटर बनाना। कि अगर कोई भी कहीं से भी सोर्स में, क्योंकि आप 72% जब परक्लोरिक एसिड बनाए होंगे तो उसमें मॉइस्चर रहा होगा, उस मॉइस्चर को आपने एसिटिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया। तो ये आपका यहाँ तक प्रिपरेशन था। तो प्रिपरेशन को आप क्लियरली समझ लीजिए कि ये प्रिपरेशन का प्रोसीजर्स है। इसमें जो रीजंस था, रीजंस भी आपको हम बता दिए। अब नेक्स्ट में क्या करना है, perchloric acid must be well diluted with glacial acetic acid before adding acetic anhydride because reaction between perchloric acid and acetic anhydride is explosive। अब आपको दो रीजंस यहाँ पर मिला कि ऐसा नहीं परक्लोरिक एसिड के साथ परक्लोरिक एसिड के साथ पहले आप एसिटिक एनहाइड्राइड को मत मिक्स कीजिए, कि दोनों आपका ऐड करने से वो एक्सप्लोसिव होगा, वो आपका ब्रश कर सकता है। तो इसलिए परक्लोरिक एसिड को पहले डाइल्यूट कर दीजिए एसिटिक एसिड में, देन यू ऐड द एसिटिक एनहाइड्राइड। ये आपका दोनों रीजंस आपको क्लियरली होना चाहिए। उसके बाद इन्होंने क्वेश्चन स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ परक्लोरिक एसिड। अब आपको नेक्स्ट है कि परक्लोरिक एसिड आपका एक सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है, इसको आपको स्टैंडर्डाइज करना होगा। अब आपका फर्स्ट स्टेप हो गया कि ये 0.1 नॉर्मल बन गया। अब आपको स्टैंडर्डाइज करते क्यों है, इसका पर्पस है कि जो आप 0.1 बनाए वो एग्जैक्टली 0.1 है या आपका लेस और मोर है 0.1। तो जो भी आपका स्टैंडर्डाइजेशन के बाद नॉर्मल आएगा, आगे कैलकुलेशन के लिए आप इसको रखें। इसमें आपका स्टैंडर्डाइजेशन के लिए to 500 milligram of potassium acidic phthalate आप लेंगे, add 20 ml of glacial acetic acid and add few drops of 5% weight by volume crystal violet in glacial acetic acid as indicator। ठीक है, तो अब इसको स्टैंडर्डाइज करने के लिए आप पोटासियम एसिड थैलेट इसका एक सॉल्यूशंस बनाएंगे। इस सॉल्यूशंस में आप बनाने के लिए 500 मिलीग्राम, अब इसका वेट को समझना है, लेके पोटासियम एसिडिक थैलेट और उसमें 25 ml ग्लेशियल एसिटिक एसिड और उसमें क्रिस्टल्स आपका इंडिकेटर्स मिला के उसको 0.1 से टाइट्रेट कर देंगे। द कलर चेंजेस फ्रॉम ब्लू टू ब्लू ग्रीन। जब एंड पॉइंट आएगा ये चीज आपका कलर चेंज होगा। 1 ml ऑफ 0.1 नॉर्मल ऐसे प्रोसीजर, ये आपका एक इक्विवेलेंट फैक्टर निकालने के लिए है। उसके बाद नेक्स्ट आपका जब स्टैंडर्डाइजेशन हो जाए, यहाँ से आप N1 V1 इक्वल टू N2 V2 लगा के
परक्लोरिक एसिड का एग्जैक्ट जो नॉर्मेलिटी है वो चीज आप फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में आपको करना है एनालिसिस, यानी कि आपको जो बेंजोएट है सोडियम बेंजेट उसकी क्वांटिटी या उसके क्वांटिफिकेशन क्वांटिटेटिव एनालिसिस को परफॉर्म करना है। तो नेक्स्ट ऐसे प्रोसीजर्स के लिए वे एक्यूरेटली अबाउट 0.25 ग्राम ऑफ सोडियम बेंजोएट, जिसको आपको एनालिसिस करना है, dissolved in 20 ml of anhydrous glacial acetic acid। ठीक है, वार्मिंग इट टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको 50 डिग्री तो वार्म करना है, इफ नेसेसरी देन कूल, इसको कूल। तो यानी कि वार्म करने का पर्पस ये होगा कि आपका प्रॉपर वो डिसॉल्व हो जाए। टाइट्रेट द होल सॉल्यूशन with 0.1 molar perchloric acid using 0.05 ml of 1 naphthol benzoin solution as indicator। ये आपका परक्लोरिक एसिड के साथ टाइट्रेट करने के लिए ये इंडिकेटर्स को आप यूज करेंगे। देन कैरी आउट अ ब्लैंक टाइट्रेशन, इक्विवेलेंट फैक्टर्स ऑफ और जो आईपी फैक्टर्स है 1 ml of 0.1 molar perchloric acid is equivalent to 0.0144 ग्राम। तो अब आपको हम तीनों कैलकुलेशंस, जो चीज आपको हम फर्स्ट यूनिट में पढ़ा रहे हैं, अब उनका ये सबसे पहला एप्लीकेशन ऐसे में मिला। तो अब आपको हम इस सारे चीज को एक बार रिवाइज करते हैं, फिर आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे कि आपके पास एक एक्सट्रीमली वीक एसिड एनालाइट है जो आपका है बेंजोइक एसिड, उसको आपको क्वांटिफिकेशन करना है। अब इसकी क्वांटिफिकेशन करने के लिए आप एक्वस टाइट्रेशन से कर नहीं सकते हैं, आपने सिलेक्ट किया नॉन एक्वस टाइट्रेशन। अब नॉन एक्वस टाइट्रेशन में आपने जो सोडियम बेंजोएट इसको सॉल्ट में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि आप स्टार्टिंग में एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जो भी आपका सैंपल्स है, जो एनालाइट्स है, उनको मैक्सिमम आयोनाइज करना है, क्योंकि टाइट्रेशन में न्यूट्रलाइजेशन मस्ट है, क्योंकि ये एक एसिड बेस्ड टाइट्रेशन है। तो परक्लोरिक एसिड हम एज अ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लिए हैं। सोडियम बेंजोएट को हम इस तरह से आयोनाइज करेंगे कि आप सोडियम बेंजोएट जब लेते हैं ये एक स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट हो गया, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड से बना होगा ये। तो जब आप इसको एसिडिक एसिड्स के सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व करेंगे तो ये आपका प्रॉपरली आयोनाइज होगा। तो इसको परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले हम एक परक्लोरिक एसिड का 0.1 नॉर्मल सॉल्यूशन स्टैंडर्ड बनाए। सॉल्यूशंस बनाने के लिए जो प्रोसीजर्स हम एडॉप्ट किए, उसमें जो चीज हम ऐड किए, उसमें सबसे फर्स्ट ऑब्जेक्ट मेरा ये था कि सॉल्यूशंस को हमको कंप्लीटली एनहाइड्रस करना है। तो उसके लिए हम जो भी प्रोसीजर्स फॉलो किए, जो आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो किए, कि 8.5 ml 72% परक्लोरिक एसिड को पहले आप 900 ml एसिटिक एसिड में डिसॉल्व किए। आप देखते होंगे ग्लेशियर एसिटिक एसिड की जगह ग्लेशियल एसिटिक एसिड लिखने का पर्पस ये रहता है कि ये 99% प्योर रहता है। ठीक है, ये आपका एक रीजन। तो ये आपका दैट मीन्स के मॉइस्चर मिनिमम होगा इसमें वाटर मॉलिक्यूल। उसके बाद आप 30 ml एसिटिक एनहाइड्राइड को ऐड करते हैं। एसिटिक एनहाइड्राइड ऐड करने का पर्पस ये है कि पूरे सॉल्यूशंस को एनहाइड्रस बनाना। आपको पता है कि मॉइस्चर का सोर्स एसिटिक एसिड भी हो सकता है, परक्लोरिक एसिड भी हो सकता है। तो जब आप एसिटिक एनहाइड्राइड ऐड कर देंगे तो जितने भी मॉइस्चर्स हैं वो आपका इसके साथ रिएक्ट करके एसिटिक एसिड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मॉइस्चर फ्री हो गया ये, तो ये आपका तैयार हो गया। दूसरा रीजन ये ध्यान रखना, जो प्रिकॉशंस, ये रीजंस तो नहीं, ये प्रिकॉशंस है कि एसिटिक एनहाइड्राइड को कभी भी परक्लोरिक एसिड्स में आप ऐड नहीं करेंगे। पहले परक्लोरिक एसिड्स को डाइल्यूट करेंगे, और डाइल्यूट किससे करेंगे? एसिटिक एसिड से करेंगे। डाइल्यूट करने के बाद
तब आप उसमें एसिटिक एनहाइड्राइड को ऐड करेंगे। ठीक है, ये आपका प्रिपेयर। नेक्स्ट स्टेप होगा आपको स्टैंडाइज करने का। तो स्टैंडाइज करने का जो आपका एप्लीकेशन है, जो पहले आपको बताए थे, स्टैंडाइज करने का पर्पस ये रहता है टू चेक द एग्जैक्ट नॉर्मलिटी, कि हम जो 0 पॉइंट बनाए हैं, क्योंकि आपका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एरर का चांस रहेगा, उस एरर को फाइंड आउट करने के लिए। तो अब आपको स्टैंडाइज करने के लिए आपको एक सॉल्यूशंस बनाना होगा, और उस सॉल्यूशन उसके लिए आप पोटासियम एसिड थैलेट यानी कि पोटासियम एसिडिक थैलेट्स को यूज करेंगे, और उसमें आपने इंडिकेटर्स 5% वेट बाय वॉल्यूम क्रिस्टल वायलेट को यूज किए। टाइट्रेशन इसी तरह परक्लोरिक एसिड से 3 टाइम्स करेंगे, फिर तीनों का एवरेज निकालेंगे। परक्लोरिक पोटासियम एसिड थाइलेट्स का जो आप 500 मिलीग्राम 25 ml में डिसॉल्व किए, तो यहाँ पर आपको पोटासियम एसिड थैलेट का वेट मिल गया। पोटासियम एसिड थैलेट के स्ट्रक्चर से या फॉर्मूला से ये चीज निकल जाएगा कि ये मोनोवैलेंट है या डाइवैलेंट। आप इससे निकाल लेंगे कि इसका आपका इक्विवेलेंट वेट कितना है। वेट मिल गया, इक्विवेलेंट वेट मिल गया, 25 ml वॉल्यूम मिल गया। तो आप इस सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी निकालिए। आप N1 V1 निकालेंगे एक तरफ परक्लोरिक एसिड का जितना वॉल्यूम कंज्यूम हुआ एंड पॉइंट आने तक, उस वॉल्यूम को नोट डाउन कर लेंगे। तो आपको जो यहाँ पर अभी जब स्टैंडर्डाइजेशन कर रहे हैं, तो पोटासियम थैलेट एज ए स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है, और उस स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से आप परक्लोरिक एसिड्स को स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं, उसकी एग्जैक्ट नॉर्मलिटी को फाइंड आउट कर लेंगे। जब वहां से एग्जैक्ट नॉर्मलिटी मिल जाए, अब आप फर्दर ऐसे करेंगे, और ऐसे क्या है, ये एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस है। ठीक है, अब ऐसे में आपने सिंपल क्या किया, ब्यूरेट में एज इट इज परक्लोरिक एसिड आपका रखा हुआ है, तो 0.25 ग्राम सोडियम बेंजोएट को लिए 20 ml एनहाइड्रस ग्लेशियल एसिटिक एसिड्स में इसको डिसॉल्व कर दिए, और आपको लगा कि ये सॉल्यूशन क्लियर नहीं है, तो लिटिल बिट आप उसको वार्म कर। उसके बाद आप उसमें 1 नेफ्थोल बेंजीन को ऐड करके आप उसको परक्लोरिक के साथ टाइट्रेट कर दिए। तो अब आपको जितना भी वॉल्यूम परक्लोरिक एसिड का कंज्यूम हुआ, अब उसका एग्जैक्ट नॉर्मलिटी आपको स्टैंडर्डाइजेशन से मिला हुआ। तो आपको एक वॉल्यूम और इक्विवेलेंट जो आपका एग्जैक्ट नॉर्मलिटी है वो चीज मिला हुआ है, और इक्वेशंस आप लिखेंगे कि आपका सोडियम बेंजोएट और परक्लोरिक एसिड के बीच में रिएक्शन क्या हो रहा है। तो आपको वहां पर निकल जाएगा कि 1 ml 0.1 परक्लोरिक एसिड के लिए थ्योरेटिकली कितना सोडियम बेंजोएट आपका रिएक्ट कर गया, तो वो आपका कहलाता है इक्विवेलेंट फैक्टर, जो आपके ऐसे प्रोसीजर्स में नीचे दिया हुआ है। इस इक्विवेलेंट फैक्टर्स को जो वॉल्यूम परक्लोरिक एसिड्स का आपका कंज्यूम हुआ और जो एग्जैक्ट नॉर्मलिटी है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका प्रैक्टिकल वेट निकल जाए। आपको प्रैक्टिकल वेट निकल गया। थ्योरेटिकल वेट आपका दिया हुआ है 0.25 ग्राम सोडियम बेंजोएट, तो प्रैक्टिकल वेट अपॉन थ्योरेटिकल वेट इनटू 100, ये आपका परसेंटेज प्यूरिटी निकल गया, दैट इज द क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो नॉन एक्वस टाइट्रेशन का ये एप्लीकेशन है कि एक एक्सट्रीम वीक एसिड को आप कैसे एनालिसिस करेंगे। आप यही बेंजोइक एसिड्स को आप एक्वस टाइट्रेशन में करेंगे, तो इतना एग्जैक्टली आपका कंसंट्रेशन या एग्जैक्टली क्वांटिटेटिव एनालिसिस में जो नॉमिकल वैल्यू है नहीं आएगा, जैसा आपका नॉन एक्वस टाइट्रेशन में आया। तो ये एक टाइट्रेशन का एप्लीकेशन था। अगर आप लोग प्रैक्टिकली टाइट्रेशन लैब में किए हैं, तो इस पूरे स्टेप को अच्छे से समझे होंगे। अब इनमें से आप जो मैंने डिस्कस किया टाइट्रेशन, आप 1 बाय 1 इसमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन? हेलो हाँ बताइए। सर, एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए ना, ये मतलब नहीं समझी उतने अच्छे से।
अच्छा, इतने अच्छे से नहीं समझे। नो सर। टाइट्रेशन सर ऐसे जो बताए हैं वो रिपीट कर दीजिए। ऐसे हम तीनों स्टेप को एक एक करके बता रहे हैं। ओके। ठीक है, सबसे पहले तो एसे का डिफिनेशन समझ लो, एसे है क्या। कोई इनमें से बता सकते हो व्हाट इज एसे? एसे एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस है। एसे हम परफॉर्म जो करते हैं वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में, जैसे आप अभी आगे पढ़ेंगे एनालिसिस, जैसे आपको इंट्रोडक्शन में भी हम बताए थे कि वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस होगा, क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस होगा, इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस होगा। किसी चीज का परसेंटेज प्यूरिटी, परसेंटेज प्यूरिटी का क्या मतलब हुआ कि मान लीजिए हम एक आपके पास बेनाड्रिल सिरप है। बेनाड्रिल सिरप में जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स है उसमें उसने क्लेम कर रखा है कि आपका 1 स्पून, एक चम्मच जिसमें 5 ml के इक्विवेलेंट होता है, 5 ml में 200 मिलीग्राम आपका जो मेन एक्टिव ड्रग है वो प्रेजेंट। और आप अगर चाहेंगे आप एनालिसिस कर सकते हैं कि ये आपका इच 5 ml में इतना है कि नहीं। तो इसके लिए हम लोग क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं, क्वांटिटी को परफॉर्म करते हैं। मान लीजिए आप टाइट्रेशन के बेस पे एनालिसिस किए और 200 मिलीग्राम की जगह आपका रिजल्ट में आ गया कि इच 5 ml 195 मिलीग्राम। तो अब आप इसको जो रिपोर्ट करेंगे परसेंटेज प्यूरिटी के टर्म में रिपोर्ट करेंगे। तो आप परसेंटेज प्यूरिटी के लिए क्या लिखेंगे कि प्रैक्टिकल वेट अपॉन थ्योरेटिकल वेट इनटू 100। प्रैक्टिकल वेट आपका 195 आया। तो आप इसको क्रॉस करके करेंगे तो आपका आ जाएगा लगभग 200 कर जाएगा 195 अपॉन 2, तो ये आपका कितना हो जाएगा 18 90 14 लगभग 97 98%। तो 98% प्यूरिटी आपका रिपोर्ट हुआ। यानी कि आप उससे ये कर सकते हैं कि जितना ड्रग है उसका 98% मेन एक्टिव ड्रग्स, ये परसेंटेज प्यूरिटी हुआ। अब आप आ जाइए जो आपको हम यहाँ पर बताया, इसमें आपका क्या था, आपके पास एक सैंपल है। वो सैंपल क्या है, सबसे पहले ब्रेक करके आपको समझाते हैं। आपके पास एक वीक एसिड है, बेंजोइक एसिड, जिसका फॉर्मूला होता है C6H5COOH। ये वीक एसिड क्योंकि आपका एक एरोमेटिक ऑर्गेनिक एसिड, ये आपके वाटर में प्रॉपर्ली आयोनाइज नहीं होगा। अब आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझिए। रिलीज नहीं हुआ तो टाइट्रेशन में तो वो न्यूट्रलाइज ही नहीं होगा। मान लीजिए आप 1000 मॉलिक्यूल वाटर में डिसॉल्व किए बेंजोइक एसिड का, उसमें से 400 मॉलिक्यूल आयोनाइज हुआ, 600 आयोनाइज नहीं हुआ। वो आपका ऑलवेज अनआयोनाइज्ड फॉर्म, बहुत ही लेस हो जाएगा क्योंकि टाइट्रेशन तो बेस्ड है ही न्यूट्रलाइजेशन पे। और न्यूट्रलाइजेशन क्या है, H+ आयंस और OH- का न्यूट्रलाइज होना। तो H+ आयंस ही अगर प्रॉपर्ली रिलीज नहीं हुआ तो न्यूट्रलाइजेशन नहीं हुआ। तो इसको हम ओवरकम कैसे किए, इस चीज को हम कैसे रिमूव किए, तो निकाल लेंगे। क्यों ना हम बेंजोइक एसिड को सॉल्ट फॉर्म में कर लेते हैं। जब सॉल्ट फॉर्म में करोगे तो सॉल्ट फॉर्म में क्या होगा, C6H5COO- and Na+, इसको हम आयनिक फॉर्म में ले लेंगे। अब क्या होगा, अब इसको जब एसिटिक एसिड जब आयोनाइजेशन, तो जो बेंजोएट सोडियम बेंजोएट पहले बेंजोइक एसिड से बेंजोएट जब सॉल्ट बना उसके कंपेयर में हो सकता है पहले 400 आयोनाइज हो रहा था, अब आपका 800 या 900 मॉलिक्यूल आयोनाइज हो रहा है। ठीक है, तो अब ज्यादा आयोनाइज हुआ तो परसेंटेज एक्यूरेसी बढ़ जाए। ये आपका रीजन है इसको सॉल्ट फॉर्म में। तो अब ये हम एक वीक एसिड है, वीक एसिड को हम सॉल्ट में कन्वर्ट किए हैं।
और ये एक नॉन एक्वस टाइट्रेशन है, हमको पता है कि कहीं भी वाटर्स को नहीं यूज करना है। तो अब हमारा जो ये वीक एसिड्स है, इसके लिए हम एक टाइट्रेट जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है जिसको यूज किए, वो HClO4 है, परक्लोरिक एसिड। और परक्लोरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग इनऑर्गेनिक एसिड, और हम जो वीक एसिड्स है उसका स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट दिए हैं, उसको हम आयोनाइज कर दिए। ठीक है, तो अब आपका इस रिएक्शंस को हमको समझना है कि परक्लोरिक एसिड्स में हम एज ए स्टैंडर्ड सॉल्यूशन उसको यूज करते हैं। अगर उसका कंसंट्रेशन हम जो बनाए हैं, पहले तो हमको बनाना है, बना के फिर चेक करना है। तो इसको इंग्लिश में या एनालिटिकल के टर्म में क्या बोलेंगे? बनाने का मतलब प्रिपेयर करना, चेक करने का मतलब केमिस्ट्री के टर्म में हो गया स्टैंडर्डाइज करना। तो सबसे पहले बनाने का प्रोसीजर किया है। परक्लोरिक एसिड्स आप कैसे बनाएंगे? लैब में जो परक्लोरिक एसिड्स है उसमें आपका लिखा हुआ रहता है कि इतना आपका इसमें 72% आपका ये चीज 72% वेट बाय वॉल्यूम है। तो जाहिर सी बात है परक्लोरिक एसिड्स को जब बनाया होगा, हो सकता है उसके लिए आपका वाटर्स में डिसॉल्व किया गया होगा। अब वाटर्स को हमको यूज नहीं करना है, तो अब इसने एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स बनाया जो आईपी से यानी कि इंडियन फार्माकोपिया या फार्मास्यूटिकल जो फार्माकोपिया है एज अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग ये प्रोसीजर्स क्या है कि 0.1 नॉर्मल हमको बनाना है। हमको नॉर्मलिटी का डिफिनेशन पता है कि नॉर्मलिटी का डिफिनेशन क्या है। परक्लोरिक एसिड्स आपका एक मोनोवेलेंट, तो एक सॉल्यूशंस फॉर्म में है, वो एक प्रोसीजर्स दिया हुआ है कि उनमें से आप 8.5 ले लीजिए जो स्टॉक आपके पास लैब में है, उसको आप 900 ml HCl में पहले डाइल्यूट कर दीजिए, फिर आप एसिटिक एनहाइड्राइड ऐड कीजिए, फिर रेस्ट सारा वॉल्यूम 1000 ml मेकअप कर लीजिए एसिटिक एसिड। ये तो आपका सिंपल कैलकुलेशन है। और यहाँ पर आपको रीजंस बता दिया कि एसिटिक एनहाइड्राइड जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CH3COO है, CO है, और ऑक्सीजन, आप इसको वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो एक मॉलिक्यूल एसिटिक एनहाइड्राइड कन्वर्ट हो जाएगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिक एसिड। आप इस रिएक्शंस को कॉपी में लिख के देखिए, CH3CO ऑक्सीजन प्लस वाटर, तो आप इसको जैसे ही ओपन करेंगे चेन को तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3COOH एसिटिक एसिड। तो इसका मतलब कोई भी वाटर मॉइस्चर जो था वो आपका एनहाइड्रस हो गया। ये तो आपका प्रिपरेशन। अब उसके बाद नेक्स्ट है कि ये तो सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है, इसको हमको चेक करना होगा कि ये आपका स्टैंडर्डाइज के बाद इसकी नॉर्मलिटी क्या है। ठीक है, तो स्टैंडर्डाइज करने के लिए हम एक ब्लड सॉल्यूशंस बनाए, उसके लिए हम यूज किए आपका पोटासियम एसिडिक थैलेट। इसका हम एक सॉल्यूशंस बनाए, उसमें प्रोसीजर्स दिया हुआ है। आप नॉर्मलिटी में पढ़े हुए हैं कि नॉर्मलिटी कैसे निकाला जाता है। जैसे स्टार्टिंग में आपको हम बताए थे कि 4 टर्म में से अगर 3 टर्म नोन है तो आपको नॉर्मलिटी मिल जाएगा। तो इसको चेक करने के लिए जो सॉल्यूशंस बनाए उसका आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख लीजिए। उस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से आपको ये चीज पता चल जाएगा कि ये मोनोवेलेंट है या डाइवेलेंट है। पोटासियम थैलेट लिखेंगे, वो आपका मोनोवेलेंट है, एक पोटासियम यूज होगा। थैलिक एसिड जो आपका यूज हो रहा है, उसके बाद आप उसका वेट यहाँ पर दिया हुआ है, कितना वॉल्यूम बना रहे हैं वो दिया हुआ है, इक्विवेलेंट वेट फॉर्मूला से निकल गया, तो आपको इस सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी मिल गई। आप इसको टाइट्रेट किए पर आप N1V1 एक तरफ आपका पोटासियम एसिड थैलेट और दूसरी तरफ परक्लोरिक एसिड। पोटासियम एसिड थैलेट का आपको नॉर्मलिटी पता है, वॉल्यूम पता है, और परक्लोरिक एसिड का कितना वॉल्यूम कंज्यूम हुआ वो चीज आपको टाइट्रेशन से पता है, तो आपका परक्लोरिक एसिड का एग्जैक्ट नॉर्मलिटी निकल। अब जो आपको एसे का मतलब हम पहले बता दिए, आपको ये चीज बताना है कि जो सोडियम बेंजोएट का आपका सैंपल आपको दिया गया है, आपको ये चेक करना है कि ये 100% सोडियम बेंजोएट है कि नहीं। तो हम इसको चेक करना, पहले हम एक सोडियम बेंजोएट का सोल्यूशन बनाएंगे।
जो आपका एक नॉन एक्वस इन्वायरमेंट है। तो इसके लिए हम 0.25 ग्राम, आप एनालिसिस के लिए जो भी वेट यूज करें, परसेंटेज प्यूरिटी सबका सेम आएगा। सैंपल चाहे आपका 0.25 ग्राम हो या 250 ग्राम हो। ले लेते हैं कि वो कंज्यूम हो टाइट्रेंट का, कम टाइम में वो आपका रिजल्ट आ जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ब्यूरेट में परक्लोरिक एसिड आपका बना हुआ है वो एज इट इज है। सोडियम बेंजोएट का 0.25 ग्राम वे करके आप एक कोनिकल फ्लास्क में ट्रांसफर कर देंगे। उसके बाद उसमें आप 20 ml एनहाइड्रस ग्लेशियल एसिटिक एसिड को ऐड करेंगे। आप चेक करेंगे, अगर आपका सॉल्यूशन क्लियर नहीं हो रहा है तो लिटिल बिट थोड़ा सा आप उसको वार्म कर लेंगे। वार्म करके जैसे ही सॉल्यूशन क्लियर हो जाए, सोलिबलाइज हो जाए पूरा, आप उसको कूल कर लेंगे रूम टेम्परेचर में। फिर उसमें आप एक जो इंडिकेटर्स है 1 to 2 ड्रॉप जो आपका दिया हुआ है नेफ्रोल बेंजीन, उसमें ऐड कर देंगे, प्रॉपर्ली चेक कर देंगे। और उसके बाद इस पूरे सैंपल्स को जो परक्लोरिक एसिड ब्यूरेट में है उससे टाइट्रेट कर देंगे। ठीक है, एंड पॉइंट आएगा जहां कलर चेंज होगा उसको स्टॉप कर देंगे, उस वॉल्यूम को आप नोट डाउन करेंगे। इस टाइट्रेशन प्रोसीजर को 2 बार और करेंगे क्योंकि मिनिमम 3 टाइम्स करना होता है। तीनों वॉल्यूम को आपने नोट डाउन कर, तीनों का एवरेज निकालिए। ठीक है, मान लीजिए एवरेज जो भी आए, मान लीजिए 5 ml आपका आया टाइट्रेशन, 5 ml आया, और आपको एग्जैक्ट नॉर्मलिटी परक्लोरिक एसिड्स का इससे पहले आप स्टैंडर्डाइजेशन में निकाले हुए एग्जैक्ट नॉर्मलिटी। उसके बाद आप अपने कॉपी में रिएक्शंस लिखिएगा कि परक्लोरिक एसिड सोडियम बेंजोएट के साथ जब रिएक्ट करेगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो रिएक्टेंट में आप ये चीज देखेंगे कि कितना मोल परक्लोरिक एसिड का कितना मोल सोडियम बेंजोएट के साथ रिएक्ट करना है। ठीक है, आप परक्लोरिक एसिड को वॉल्यूम के टर्म में और सोडियम बेंजोएट को वेट के टर्म में जब आप इसको निकालेंगे तो आपको ये चीज निकल जाएगा कि 1 ml 0.1 नॉर्मल परक्लोरिक एसिड अगर आपका 0.01441 ग्राम सोडियम बेंजोएट के साथ रिएक्ट करेगा तो आपका एंड पॉइंट 100 होगा। ये एक थ्योरेटिकल है, इसको हम कहां से किए, स्टोइकोकेमिस्टिक रिएक्शन से। इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट फैक्टर, यानी कि आपके ब्यूरेट से अगर 1 ml 0.1 नॉर्मल परक्लोरिक एसिड कोनिकल फ्लास्क में आ रहा है तो इसका मतलब थ्योरेटिकली ये है कि 0.0144 ग्राम आपका सोडियम बेंजोएट वहां पर प्रेजेंट है। ये आपका हो गया इक्विवेलेंट फैक्टर, इसको हम इक्वेशन से निकालते हैं। अब आपके पास स्टैंडर्डाइजेशन किया हुआ परक्लोरिक एसिड है और इतने भी ये हो सकता है कि आपका 0.1 नहीं आया स्टैंडर्डाइजेशन, तो अब आपको उस फैक्टर से मल्टीप्लाई करना होगा। ये एक जस्ट मैथमेटिकल कैलकुलेशन है क्योंकि आपको परसेंटेज प्यूरिटी के लिए प्रैक्टिकल वेट चाहिए। प्रैक्टिकल वेट कितना आ रहा है, तो ये आप जब परसेंटेज प्यूरिटी का फॉर्मूला लिखेंगे तो परसेंटेज प्यूरिटी इज इक्वल टू लिखेंगे प्रैक्टिकल वेट अपॉन थ्योरेटिकल वेट इनटू 100। थ्योरेटिकल वेट तो आपका दिया हुआ है 0.25 ग्राम आप लिए हुए हैं, वो आप लिख देंगे। प्रैक्टिकल वेट आप कैसे निकालेंगे, इक्विवेलेंट फैक्टर्स को जो एवरेज वॉल्यूम जैसे आपको हम अभी बताया 5 ml, उस 5 ml से उसको मल्टीप्लाई करेंगे इनटू इक्विवेलेंट आप जो नॉर्मलिटी आफ्टर स्टैंडर्डाइजेशन। सपोज आपका स्टैंडर्डाइजेशन के बाद 0.09 आ गया तो इक्विवेलेंट फैक्टर्स वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट जो आपका टाइट्रेशन में यूज हुआ इनटू नॉर्मलिटी आफ्टर स्टैंडर्डाइजेशन, तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोनिकल फ्लास्क में एग्जैक्टली सोडियम बेंजोएट कितना था वो चीज निकल जाएगा। दैट इज कॉल्ड प्रैक्टिकल वेट। तो प्रैक्टिकल वेट अपॉन थ्योरेटिकल वेट आपका आ गया इनटू 100 परसेंटेज प्यूरिटी। तो यहाँ पर इस टेक्निकल पॉइंट को सिर्फ समझना है कि टाइट्रेशन में हम प्रैक्टिकल वेट कैसे निकालेंगे। हम ऐसे निकालेंगे कि जो वॉल्यूम स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस का कंज्यूम हुआ दैट वॉल्यूम इनटू उस टाइट्रेंट, यानी कि जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस यूज किए, यहाँ पर परक्लोरिक एसिड हम यूज किए, उसका एग्जैक्ट नॉर्मलिटी यानी कि आफ्टर स्टैंडर्डाइजेशन, इसको हम इक्विवेलेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें तो हमको प्रैक्टिकल वेट मिल जाए। दैट इज कॉल्ड
एनालिसिस, ये आपका एक एनालिसिस में प्रैक्टिकल वेट निकालने का वे है। और इक्विवेलेंट फैक्टर्स आपको पूछेगा कि ये कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये आपका सिंपल एक इक्वेशन से, जो इक्वेशन इन्वॉल्व हो रहा है टाइट्रेशंस में, उसमें हम, क्योंकि टाइट्रेशंस में क्या है, एक चीज, एक रिएक्टेंट कोनिकल फ्लास्क में है, एक आपका ब्यूरेट में है। तो हम ब्यूरेट के सॉल्यूशंस को वेट से वॉल्यूम के टर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, और कोनिकल फ्लास्क में जो एनालाइट्स है उसको वेट के टर्म में रखते हैं। तो हम निकालने की कोशिश करेंगे कि एक स्मॉल वॉल्यूम और जो आपका एग्जैक्ट स्ट्रेंथ है, उसमें कितना अमाउंट आपका सॉल्यूट का कंज्यूम हुआ। ये आपका थ्योरेटिकल, दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट फैक्टर। उसको आप उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्रैक्टिकल वेट निकल जाएगा। तो ये एक आपका, जैसे आपको हम एक और एग्जांपल से समझाते हैं कि फैक्टर्स जो वर्ड आता है, फैक्टर्स का मीनिंग कैसे समझे। जैसे आप मान लीजिए आपको एक बिल्डिंग बनाना है, आपको बिल्डिंग्स में जो आपका इंजीनियर है आपको बताया कि इसमें आपको 5 लाख रुपीस लगेंगे, और उसमें से आपको ये बताया कि आपको इस बिल्डिंग को जो लेबर कॉस्ट है वो 2 लाख है, और 2 लाख में आपका टोटल आवर्स जो कंज्यूम होगा ये आपका 400 आवर्स होगा। ठीक है, अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमको सजेशन ये दिया है उसने कि 400 आवर्स टोटल लगेगा, और आपका टोटल बजट वो बता दिया कि 2 लाख के आसपास है। तो अब आप निकालना चाहेंगे उससे कि एक लेबर को हम कितना रुपया दें और कितना आवर लगाएं कि हमारा ये 400 आवर्स में कंप्लीट हो जाए। तो जनरली जैसे एक लेबर 8 आवर्स के लिए आपका होता है, तो आप 400 आवर्स को 8 से डिवाइड कर देंगे कि हम, एक लेबर अगर 1 घंटा काम कर रहा है, 8 आवर्स अगर 1 लेबर के लिए है, तो 400 के लिए कितना यूज होगा। तो आप निकल जाएगा आपको कि टोटल नंबर ऑफ लेबर्स कितना आएगा। तो ये जो आपका फैक्टर्स बताया आप कि 8 आवर्स पर लेबर है, ये फैक्टर्स हो गया। तो आप 400 को 8 से डिवाइड कर दिए तो आपका टोटल नंबर ऑफ लेबर निकल गया। अब आप जैसे 2 लाख का बजट है, अगर एक लेबर 8 आवर्स में, मान लीजिए आप 500 देते हैं, तो आपको निकल जाएगा कि आपको हम कितना लेबर रखें कि वो आपका उसमें कंज्यूम हो जाएगा। ये अप्रोच जो फैक्टर्स है, फैक्टर्स का मतलब ये होता है कि हम एक स्मॉल पार्ट को पकड़ने की कोशिश करते हैं, और उस चीज को हम थ्योरेटिकली निकाले हैं कि 1 ml 0.1 नॉर्मल परक्लोरिक एसिड थ्योरेटिकली कितना आपका सोडियम बेंजोएट के साथ रिएक्ट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट फैक्टर। और उस इक्विवेलेंट फैक्टर्स को टाइट्रेशन के ड्यूरेशंस में जितना वॉल्यूम कंज्यूम हुआ और जितना एग्जैक्ट नॉर्मलिटी है उससे आप मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ सोडियम बेंजोएट जो कोनिकल फ्लास्क में है वो चीज निकल जाएगा, दैट इज कॉल्ड प्रैक्टिकल वेट। तो ये प्रैक्टिकल वेट निकल गया, और आपको प्रैक्टिकल वेट मिल गया। थ्योरेटिकल वेट आपके प्रोसीजर्स में दिया हुआ है, तो आप रिपोर्ट कर देंगे कि इसका परसेंटेज प्यूरिटी कितना है। तो जब परसेंटेज प्यूरिटी रिपोर्ट कर दिए, दैट इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव एनालिसिस, इसी को क्वांटिटेटिव एनालिसिस कहते हैं। अब आप रिपीट करेंगे कि आपको इसमें से कोई चीज नहीं समझ में आया। अब विदाउट हेजिटेशन, जब तक नहीं समझ में आए आप विदाउट हेजिटेशन पूछेंगे। एक बार तो आप पहले और भी देख के पढ़ के समझने की कोशिश कीजिए।